नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन क्यों जारी किया गया गैर जमानती वारंट, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। कानपुर के सपा सांसद रामभुआल निषाद की बढ़ती नजर आ रही है। गोरखपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और साथ ही साथ यह भी आदेश दिया है कि पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर रामभुआल निषाद को कोर्ट में पेश करे। दरअसल पिछले दिनों गोरखपुर में सौ रखकर एक प्रदर्शन हुआ था, जिसकी अगुवाई सपा सांसद रामभुआल निषाद ने किया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई के दौरान सपा सांसद रामभुआल निषाद लगातार गैर हाजिर चल रहे थे। इसको देखते हुए गोरखपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले जमानती वारंट जारी किया और उसके बाद पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि गोरखपुर की पुलिस जल्द से जल्द रामभुआल निषाद यानी कि सुल्तानपुर सांसद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करे। अदालत के आदेश पर गोरखपुर की पुलिस एक्टिव हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही गोरखपुर थाने की पुलिस रामभुआल निषाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। तो वहीं अमेठी टीचर हत्याकांड के मामले में मृतक का जो शिक्षक है उसके परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। और क्या कुछ मुलाकात के दौरान बातचीत हुई है और क्या कुछ इसको लेकर, इस खबर को लेकर जानकारी है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके जख्मों पर मरहम लगाया और साथ ही साथ उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषी के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी आश्वासन दिया। यह मुलाकात समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने कराई थी। दरअसल अमेठी जिले में रायबरेली के सरकारी शिक्षक सुनील भारती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या हो गई थी। इस मामले में विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने का काम किया और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी जिले में हुए इस चौहरे हत्याकांड को अक्षम्य बताया और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मामले में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया, उससे मुठभेड़ भी हुई। आज समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने सुनील भारती के परिजनों से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात कराई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ दिया जाएगा और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी के साथ साथ उन्हें आवासीय पट्टा भी दिया जाएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो अमेठी टीचर हत्याकांड के सिलसिले में मृतक टीचर के परिवार ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और क्या कुछ मृतक परिवार की मांग है, बता रहे हमारे संवाददाता। अमेठी में 4 लोगों की हुई नृशंस हत्या का मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौखट पर आज पहुंच गया। बता दें कि रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर के रहने वाले 4 लोगों की नृशंस हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में एसटीएफ भी गठित की गई थी और एसटीएफ के द्वारा आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका इनकाउंटर भी पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी और चारों शवों का अंतिम संस्कार
ऊंचाहार थाना क्षेत्र के गोला घाट पर किया गया। हालांकि इस दौरान परिजन भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौखट पर पहुंचे और अपने न्याय के लिए उन्होंने गुहार लगाया। ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे के साथ जब परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौखट पर पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने परिवार को सांत्वना दी और ढांढस बंधाते हुए कहा कि जो आरोपी चंदन वर्मा है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का कोई भी अपराधी इस मामले को एक तहजीब मानेगा और पूरे मामले से सबक लेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर परिवारजनों से बात करने का प्रयास किया गया तो सूत्रों के अनुसार अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी व परिवार को 5 बीघे जमीन देने की उनके द्वारा बात कही गई है। 24 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से मुठभेड़ में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है ये एक उत्तर प्रदेश के लिए नजीर भी है और ऐसे अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो साफ तौर से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वयं पूरे मामले को लेकर गंभीर है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में एक प्लाई गोदाम में भीषण आग लग गई और सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग कैसे लगी और इस पूरी खबर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लग गई जिसकी सूचना सरोजनी नगर फायर ऑफिसर को मिलती है और सरोजनी नगर फायर ऑफिसर मौके पहुंचते हैं तो देखते हैं भीषण आग की वजह से पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं था। जिसके बाद जो सरोजनी नगर फायर ऑफिसर है अपनी टीम को लेके उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं। लगातार वहां पे जो धुआं उठ रहा था जहां पे ये लग रहा था कि अंदर कोई फंसा हुआ है, लेकिन अपनी टीम को ले आने के बाद जब वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई भी इंसान नहीं है। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाते हैं। आग पर काबू पाने के बाद वो अपनी टीम के साथ निकलते हैं। आपको बता दें सरोजनी नगर के जो ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर में हैदराबाद कॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस था जहां पर ये लगातार जो आग की घटना थी, आग थी, ये वहां पे घटी थी जिसकी सूचना सरोजनी नगर फायर ऑफिसर को मिलती है और वो मौके पर पहुंचते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कोई भी जनहानि नहीं हुई है और वहां पे जो आग लगी थी जिसके कारण जो नुकसान हुआ है उसका फिलहाल कोई आकलन अभी नहीं किया गया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। तो अयोध्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूचागंज पर तैनात फार्मासिस्ट ने लैब के कमरे के अंदर खुद को बंद करके जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों की आत्महत्या और इस खबर पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। वाली अंतर्गत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूचागंज में फार्मासिस्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मैं यह कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये लैब है प्रयोगशाला की और यहीं पे जो है जो साकेत कुमार त्रिपाठी थे जो मूलतः बस्ती के निवासी थे और यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो है फार्मासिस्ट के पद पर तैनात थे। वो आज लगभग 3:45 बजे जब अस्पताल बंद करने का टाइम हुआ तो उस समय जो है इनका शव जो है अंदर था और यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ दिखाए कि आप देख सकते हैं कि दरवाजा तोड़ करके जो है यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में जो उनको बाहर निकाला गया है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई जहरीले पदार्थ पीने से जो है उनकी मौत हुई। लेकिन ये यहाँ तब पता चलेगा जब पीएम रिपोर्ट आएगी और पुलिस ने यहाँ पे जो है पीएम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। और मौके की घटना की सूचना मिलते ही जो यहाँ पे पुलिस बल और फोरेंसिक टीम यहाँ पे आई हुई और यहाँ पे जांच करके ले गई है और यहाँ पे उनके परिजन भी आ गए हैं और परिजनों का भी कहना है कि किसी तरीके का उस तरीके की कोई बात नहीं थी जिसके कारण जो है यहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके घर के परिजन भी यहाँ पे आए हुए हैं और अभी उनकी 6 बेटियां थी और अभी मार्च में जो है बड़ी बेटी की शादी भी की गई है और 5 बेटियां अभी मूलतः बस्ती के हैं और उन रहने वाले लखनऊ में भी रहता है परिवार, इनका बस्ती में रहता है। तो यहाँ जिस तरीके से आ गया है पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई है तो ये पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि मौत का आखिर कारण क्या था। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज। अयोध्या में प्रसव के नाम पर पैसों की वसूली का अंधा खेल चल रहा है, लेकिन कैसे, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। डिलीवरी के नाम पे जो है हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं और इसमें जो है जो स्टाफ नर्स है उन्होंने जो है बाकायदा रेट निर्धारित कर रखा है
कि अगर किसी का प्रसव के दौरान जो है लड़की पैदा होती है तो उसको 1000 रुपये देना पड़ता है, और अगर लड़का हो जाता है तो उसको 2000 रुपये का शुल्क यहाँ पे अदा करना पड़ता है। और ना देने पे जो है परिजनों से जो है वार्ड की जो संविदा कर्मी नर्स है वो लड़ाई झगड़े पे आमदा हो जाती है। इसी तरीके का मामला जो है रुदौली के तहसील के ग्राम मुजफ्फरपुर और भेलसर का आया है, जहाँ पे जो पीड़ित के परिजन है उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि लड़के के पैदा होने पर 2000 रुपये की मांग की गई और लड़की को होने पर 1000 रुपये की मांग की गई। तो इस तरीके से जो रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो है भ्रष्टाचार करने का मामला एक से बढ़कर आ रहा है। अभी हाल ही में जो स्टाफ नर्स द्वारा जो है पैसे की वसूली करने का भी मामला आया था कि जो डिलीवरी के नाम पे लिया गया है, वो उन्होंने जो साफ तौर पे जो परिजनों ने आरोप लगाया है, जो संविदा कर्मी जो ब्रजेश कुमारी हैं उनके द्वारा जो है पैसा यहाँ पे लिया गया है। वहीं पे वर्षा भी है, भी संविदा कर्मी नर्स है। तो इस तरीके का जो खेल चल रहा है और इसकी शिकायत भी जो है सीएमओ से की गई है। अब ये देखने वाला होगा जो सीएमओ जो है इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो इसमें जो है मामला लीपापोती करके जो है सीएमओ भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से जो है आए दिन जो है सीएससी रुदौली पे जो है डिलीवरी के नाम पे जो है पैसा वसूली का खेल चल रहा है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। तो रुक करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर जौनपुर से है, जहां यूपी बोर्ड के इस वर्ष की टॉपर छात्रा ने जिला अधिकारी से शिकायत की है। और क्या कुछ शिकायत की है और कौन कौन से लोग शिकायत करने पहुंचे और उनकी समस्याओं का क्या कुछ निवारण किया गया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर की इस वर्ष की इंटर की टॉपर छात्रा सेजल गुप्ता ने बनी एक दिन की डीएम। वहीं डीएम कुर्सी पर बैठकर सेजल गुप्ता ने फरियादियों की समस्या को सुनी। जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने सेजल गुप्ता को एक दिन का डीएम बनाया। समाधान दिवस पर आज जो है सेजल गुप्ता डीएम की कुर्सी पर बैठकर बाकायदे जो है जौनपुर जिला प्रशासन के साथ फरियादियों की समस्या सुनी और उनकी समस्या का निस्तारण भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एक दिन की डीएम सेजल गुप्ता ने बताया कि जौनपुर में जो है जमीनी विवाद को लेकर तमाम समस्या आई थी, वहीं इसका निस्तारण किया गया। कुछ समस्या को जो है जिम्मेदार अधिकारियों को सौंप दिया गया। वहीं एक दिन की डीएम बनी सेजल गुप्ता ने जो है चल रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल व मेले की व्यवस्था को लेकर जो है नगरपालिका प्रशासन को जो है हिदायत दिया कि साफ सफाई बेहतर ढंग से किया जाए। वहीं सेजल गुप्ता जो है जौनपुर के रहने वाली हैं, इस साल की जो है टॉपर रही हैं और सेजल गुप्ता का कहना है कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं, आगे चलकर पढ़ लिख कर वो आईएएस बनने का उनका सपना है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अब आखिरकार निकाय चुनाव का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। ओबीसी आरक्षण के लिए विधानसभा में गठित हुई प्रवर समिति ने अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने की बात कही, और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। तीसरी बैठक के बाद अब एक क्लियर हो चुका है कि उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव होंगे वो 2011 की जनगणना के आधार पर और 2018 का जो सर्वे हुआ था आरक्षण को लेकर जो सर्वे हुआ था उसी के आधार पर अगले निकाय चुनाव होंगे। ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो तय समय यहाँ पर निर्धारित किया था, जो तय सीमा बताई गई थी कि दिसंबर माह तक निकाय चुनाव को संपन्न कराने का काम किया जाएगा, तो अब वो स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। आज प्रवर समिति की तीसरी बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने इस बात पर हामी भरने का काम यहाँ पर किया कि जो आरक्षण या फिर जो आरक्षण का जो विषय था उस पर प्रवर समिति को अपनी और समय की आवश्यकता है, क्योंकि आरक्षण पुख्ता बिंदुओं पर यहाँ पर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद उसकी जो समय अवधि है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि निकाय चुनाव तो तय समय पर होंगे, लेकिन जो नया आरक्षण होगा वो अगले चुनाव में लागू होगा। फिलहाल अभी के जो चुनाव यहाँ पर होंगे वो पिछले आरक्षण के आधार पर ही कराए जाएंगे। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। तो वहीं मिर्जापुर में एक वृद्ध महिला के दुकान के सामने पुलिस वालों की मनमानी देखने को मिली है और इसकी वजह से हंगामा भी हुआ है। क्या कुछ हुआ है पूरा मामला, क्या कुछ पूरी घटना, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। सबको पता है कि इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है। नवरात्र का आज तीसरा दिन है। बता दें कि जो नवरात्र के समय में जो विंध्याचल धाम के पास लोग छोटी छोटी जो दुकानें लगाते हैं, जो गरीब किस्म के लोग होते हैं वो सब छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं और किराए पर भी लेते हैं। किराए लेने के बाद एक मामला ऐसा सामने आया है कि मिर्ज़ापुर के जो विंध्याचल धाम के पास हनुमान मंदिर है, बड़ता तिराहे के पास एक वृद्ध महिला जो है कि दुकान अपनी खोली हुई तो अपने बेटे के साथ चाट चाउमीन फुल्की का। बता दें कि ये महिला जो है 8,000 रुपये
किराए पर वो दुकान खरीदी थी ताकि किराए देने के बावजूद जो है कि अपनी रोजगार कर सके और गुजर बसर कर सके। तो वही बता दें पुलिस की जो है कि रवैया ऐसा सामने आया है कि पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए उसके दुकान के ठीक सामने टेंट लगाते हैं पुलिस वाला। बता दें कि टेंट जो लगाए भी थे जबरन उसके सामने, और उनकी दुकानदारी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। अब वृद्ध महिला बता दें कि उनके हाथ भी टूटा था बेचारी, कि अपने बेटे के साथ रह कुछ 2 पैसे कमाने के लिए वहाँ दिन रात मेहनत कर रही थी। जो टेंट लगाए थे और बल्कि बता दें कि महिला जो वृद्ध थी उसके ही घर से, उसके मीटर से जबरन लाइन भी लिए थे कि उसका बिजली भी यूज कर रहे थे। अब वो खुद किराए पर मकान ली है वहाँ पर दुकानदारी करने के लिए, और खुद उसका पुलिस वाले को जो अपनी बिजली का बिल भी भुगतान करे, जबकि रोजी रोजगार भी उसका ठप हो गया, नहीं हो पाया है। वही तहरीर दी पुलिस थाने में, बता दी विंध्याचल में, कोई सुनवाई नहीं हुई, बार बार पुलिस उसको भगाते रहे। ये संज्ञान मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा जी के पास जाते हैं। रत्नाकर मिश्रा तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक से बात करके उनके दुकान के सामने जो है कि टेंट को हटा के किसी दूसरे जगह पे टेंट लगाया गया है। मिर्जापुर में इसे सराहनीय कार्य पंडित रत्नाकर विधायक जी के द्वारा किया गया। मिर्जापुर में बता दें कि इसमें चर्चा जोरों से चल रहा है। विधायक जी का वही कहना है कि जो पुलिस इस तरह से रवैया करेगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस तरह से अगर कोई घिनौनी हरकत करती है तो सीधा मुख्यमंत्री से बात करके जो कि न्याय दिलाने का काम करेंगे। विंध्याचल दरबार में जो भी वृद्ध है, जो भी गरीब है, दिन दुखी है, सब दुकान लगाए अपना रोजी रोजगार करे, उनके भी किसी काम में हस्तक्षेप कोई करता है तो जो है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिर्जापुर से कमलेश कुमार इंडावाज के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां एक लापता महिला 4 साल बाद राजस्थान में मिली। आखिर कैसे वो महिला राजस्थान पहुंच गई, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। 4 साल से बिछड़ी एक महिला को आज जिला प्रशासन ने उनके माता पिता से मुलाकात कराया। वाकई जब महिला 4 साल पहले यहाँ से घर से नाराज होकर राजस्थान चल दी थी, राजस्थान जाने के बाद उसकी स्थिति जब बिगड़ी तो उसे जो राजस्थान सरकार ने उसे आश्रम में रखा था, और जब आश्रम में उसकी तबीयत फिर बिगड़ी तब जब संपर्क किया गया तो बलौदा बाजार के ग्राम उड़ान की यह महिला वहाँ पर थी, और जब मिशन वात्सल के तहत जब ये यहाँ पर जिला प्रशासन को जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ की एक महिला यहाँ पर लविका आश्रम में है, उसकी तबीयत कुछ खराब है, तब कलेक्टर दीपक सोनी ने राजस्थान सरकार के दौरा पुलिस से संपर्क किया, और यहाँ से महिला समाज कल्याण विभाग के कार्यकर्ताओं को अधिकारियों को भेजकर राजस्थान भेजा गया, जहाँ पर मिशन वात्सल के तहत उड़ान ग्राम की मोगराबाई को सकुशल बलौदा बाजार लाया गया, और उसके बाद उनके पिता और उनके भाई को सोपरत किया गया। उनके पिता और भाई ने जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और जैसे ही वो जिला प्रशासन के लोग मोगराबाई को लेके यहाँ बलौदा बाजार जब पहुँचे थे तो उनके परिवार के लोगों में आंसू आ गए, और आंसू आने के बाद उन्होंने बहुत एक दूसरे मिलाकर और जिला प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि हम 4 साल से इनको खोज रहे थे परंतु नहीं मिला। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसी होती है जिससे कोई भी गुमा व्यक्ति को सरकार अपने मिलाती है। वही जो मिशन वात्सल वही था जिसमें राजस्थान सरकार के भरतपुर आश्रम से बलौदा बाजार कलेक्टर संपर्क किया गया, और संपर्क करने के बाद बलौदा कलेक्टर ने वहाँ पर संपर्क करके मोगराबाई को सकुशल उनके परिवार में वापसी कराई। परिवार में वापसी होने के बाद उनके परिवार के लोग बहुत खुश हैं, और उन्होंने जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। वहीं उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर हुए साइबर अटैक के बाद अब सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है, लेकिन कैसे चौकन्ना हुआ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। हुए कल साइबर अटैक के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हरकत में आया है, और इसके साथ ही एसटीएफ और इसके साथ ही साइबर क्राइम कहीं ना कहीं हरकत में नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक भी देखा जाए तो जो कल साइबर अटैक उत्तराखंड के अंदर हुआ था, जिसमें सरकारी वेबसाइट कहीं ना कहीं ठप हो गई थी और कई कामकाज उसमें रुके थे, लेकिन अब देखेगा कि IT विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं उस पर कार्य किया जा रहा है और उसको क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो अटैक हुआ था उससे काफ़ी कामकाज ठप हुआ, और कल देखने में आया
बाकी सभी विभागों का कहीं ना कहीं जो कार्य है वो नहीं हो पाया है, और जिसके कारण जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज IT विभाग के द्वारा कई वेबसाइटों को सही कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ वेबसाइट ऐसी हैं कि जिन पर अभी भी कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की बात करें तो अभी भी कार्य ठप पड़ा है, और इसके साथ ही परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग के जो सॉफ्टवेयर थे वो सही हो चुके हैं, वहाँ पर कामकाज शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ यदि हम ई रजिस्ट्री की बात करें तो रजिस्ट्री भी कहीं ना कहीं होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी देखिएगा कि पूरी जांच की जो बात की जाए तो पूरी जांच इसकी होनी है, और जांच के लिए जो एजेंसियां हैं यानी कि केंद्रीय एजेंसियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है, और केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करेंगी और जल्द ही इसका खुलासा करेंगी कि आखिर ये साइबर अटैक किस तरीके से हुआ और कहां से हुआ। लेकिन अभी देखा जाए तो जो स्कैनिंग है वो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही है और सभी साइटों को सही किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि कल तक कहीं ना कहीं सभी साइटें सही हो जाएंगी और उसके बाद जो कामकाज ठप हुआ था उसको शुरू किया जाएगा। इंडिया वॉइस, धनराज का देहरादून। तो पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद जितिन प्रसाद ने तूफानी दौरा किया और कई गांवों में जनता के बीच पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पाल। प्रसाद का आज ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिला। जैसे कि आपको बता दें, कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर करके उन्होंने दौरा किया। सबसे पहले जाकर करके पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक फार्मेसिटी में जाकर करके जो है कि जनता को संबोधित किया और वहाँ की जन समस्याओं को सुनने के बाद में कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर करके जन लोगों की समस्या सुनी और जो समस्या ज़्यादा हुई वहाँ पर तुरंत ही निवारण करने की कोशिश की। जैसे कि बताते पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक फार्मेसिटी में जाकर करके उन्होंने जो है स्टूडेंटों को डिग्रियाँ दी। जैसे कि जो फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट थे उन लोगों को भी सम्मानित किया और उनको उनकी डिग्रियाँ देने के बाद में जो डिग्री होने के बाद में उनको। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामपुर से है, जहां एक दिन के लिए हाई स्कूल टॉपर कामिनी गंगवार को जिलाधिकारी बनाया गया। लेकिन क्यों बनाया गया, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुरेश दिवाकर। कि एक दिन की जिलाधिकारी बनाई गई कामिनी गंगवार रामपुर जिला अधिकारी के ऑफिस में बैठने के बाद कामिनी ने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। इस दौरान कामिनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे एक दिन का जिला अधिकारी बनाया गया है, जिससे मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद कामिनी ने कहा कि मैं अपनी आगे पढ़ाई करने के बाद एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बहरहाल रामपुर के जिला अधिकारी कार्यालय में बैठने के बाद कामिनी ने लोगों की फरियादें भी सुनी। इस दौरान रामपुर जिला अधिकारी ने अपनी कुर्सी एक दिन की जो डीएम बनी थी कामिनी उन्हें सौंपी और अपने काम का जुम्मा भी सौंपा। बहरहाल कामिनी ने जो समस्याएं लेकर लोग आए थे उन लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्काल एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बात भी कही। तो वहीं बलरामपुर में शिक्षा विभाग अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन अब क्यों सुर्खियों में बना हुआ है, खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप। का जनजाति इलाका है बलरामपुर। यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ पर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की जो स्कूल का मैं शिक्षा की जब इस शिक्षा के मंदिर को अपना घर बना ले या बेडरूम बना ले तो कहाँ तक शिक्षा कैसी होगी। और ऐसे इलाके में जहाँ जनजाति इलाका होता है, जहाँ पर पिछड़े लोग होते हैं, ऐसे में इस प्रकार की जो शिक्षकों की जो करतूत होती है वो और ही शिक्षा के जो मिशन शिक्षा को बहुत ही दूर करती है। ऐसी मामला बलरामपुर में एक शिक्षक अपने इस स्कूल के भवन को पूरा बेड। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान का प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया और क्या कुछ अनियमितताएं मिली इस निरीक्षण के दौरान बताने हमारे सहयोगी धनराज कर्क। अब कहीं ना कहीं सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कूड़ा देखने को मिल रहा है राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो राजधानी देहरादून में कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर कूड़ा देखने को मिलता है। और अब शिकायत के बाद कहीं ना कहीं नगर निगम की टीम राजपुर रोड पहुंची और राजपुर रोड पर जो इंग्लिश वाइन की शॉप है उस पर छापेमारी की। यानी कि जो कूड़ा वहां पर देखने को मिला है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का चालान भी उसका किया गया है और इसके साथ ही इसको हिदायत दी है कि आगे इस तरह की कोई भी गंदगी
गंदगी ना फैलाई जाए। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से राजधानी देहरादून के अंदर लोग गंदगी फैलाते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब नगर निगम इन पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और नगर निगम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी लोग इस तरह की गंदगी फैलाएंगे उन पर जुर्माना किया जाएगा और जुर्माने के बाद भी यदि वो गंदगी फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।